नारा दिया कि 400 पार 400 पार, और ये मंसूबे इनके ये थे कि 400 पार अगर ये आते तो इस देश का संविधान बदल जाता। कांग्रेस पार्टी की एक लहर चल रही है और उस लहर में सब लोग जो है भागम तोड़ बीजेपी से छोड़ लोग जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, उसके बाद नूह में हिंसा हुई। आप ये शांति प्रिय प्रदेश है तो उसके बावजूद आप देखेंगे कि महिला पहलवानों के साथ किस प्रकार व्यवहार हुआ। अग्निवीर योजना लेकर आई है, ऐसी मूर्ख योजना। नमस्कार, GBN24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बावल विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट की प्रबल दावेदार टीना करमवीर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है और टिकट को लेकर वो क्या कहेंगे। साथ ही कल 21 तारीख को बावल में कैंपेन चलाए जा रहे कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसको लेकर वे क्या कहेंगे। आइए इन पूरी सभी बातों पर चर्चा करते हैं। जी टीना जी, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और जिस तरीके से पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैंने उस जिम्मेदारी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाया है। इससे पहले भी जो लोकसभा के चुनाव थे तो मुझे राजस्थान का मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया, तो मैं पार्टी की सबसे पहले आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैं वर्तमान में बावल विधानसभा क्षेत्र में अपना कार्य कर रही हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि लगातार हम एक अभियान भी चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया गया है कि हरियाणा जो है हिसाब मांग रहा है, हिसाब मांग रहा है। इन 10 सालों के अंदर लगातार 750 किसानों ने शहादतें दी, MSP पर लगातार हिसाब मांग रहा है और 2 लाख पद जो हैं इस हरियाणा सरकार में खाली पड़े हुए हैं। क्यों ये डबल इंजन की सरकार भाग रही है ये बताने से, और यहाँ अमित शाह आकर बोलकर गए। अब उनसे कोई सवाल पूछे पलट के कि साहब आपने तो 2 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था, कायदे से तो 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी और उसमें कुछ हरियाणा वालों को भी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। और अब जो है, अब जिस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक लहर चल रही है और उस लहर में सब लोग जो है भागम तोड़ बीजेपी से छोड़ लोग जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि 10 साल में लोग इन भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से धाप चुके हैं। हरियाणा में कहते हैं धाप गए हैं हम इनसे, तो इस सरकार से पूरी तरीके से धाप गए हैं, क्योंकि 10 साल में कोई कार्य नहीं किया। ये विकास नहीं किया इन्होंने, तो इस 10 साल में विनाश किया है इस प्रदेश का। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक दरख्वास्त है कि कल जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा साहब आ रहे हैं हमारे बावल विधानसभा में, तो आप अधिक से अधिक संख्या में उनका मनोबल बढ़ाइए, उनके समर्थन में पद यात्रा में शामिल हो। जी, क्या कुछ कैंपेन रहेगा, क्या कुछ तैयारी की गई उसके लिए और कितने बजे पहुँचेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम तो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ वहाँ पर। लेकिन जब भी मैं अपने क्षेत्र में आती हूँ तो मैं लगातार डोर टू डोर कैंपेन करती हूँ और इस कैंपेन के माध्यम से हम जनता के बीच जाकर यही संदेश दे रहे हैं कि आपके जो 10 साल में जो कार्य नहीं हुए, कांग्रेस की सरकार बनते ही वो सब वादे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वादे और दावे नहीं करती, उन वादों को पूरा भी करती है। वादे तो कोई भी कर देता है, फिर वो बाद में पलट के कह देते हैं कि शादी तो जुमले थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ ये बहुत ही यकीन के साथ, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ आप देखेंगे कि लगातार कर्जा माफ़ के लिए कहा गया, वो कर्जा माफ़ किया गया है। वहाँ बसों में आप जिस तरीके से फ्री यात्रा की गई है महिलाओं के लिए, तो वो सब सुविधाएं दी गई हैं। तो मैं यकीन के साथ इसलिए कह पा रही हूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वो सब वादे पूरे किए हैं। आपको क्या लगता है जो यात्रा चलाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा मांगे साहब कांग्रेस से, क्या लगता है इससे कितने समीकरण हरियाणा में बदले हैं? देखिए, मैं इस बात पे बहुत यकीन करती हूँ, क्योंकि एकेडमिक में नहीं राजनीति में भी यात्राओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा सबसे लंबी यात्रा जो है राहुल गांधी जी हमारे नेता ने की, फिर उसके बाद जो है लगातार उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। तो यात्राओं को इस देश ने देखा है और इतिहास भी रहा है कि जिस प्रकार से यात्राओं से लोग जुड़ते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार जब राहुल गांधी जी निकले थे तो लाखों लाख लोग जो है सैलाब, पूरा जन सैलाब उस यात्रा में लोग राहुल गांधी जी के साथ जुड़े, और जो छवि बनाई गई थी मीडिया के माध्यम से, वो छवि धूमिल हुई। राहुल गांधी जी जननायक बनकर निकले उस यात्रा से, और इसी प्रकार से हरियाणा भी उसी तर्ज पर निकला। और ये जो पद यात्रा है और इसके बाद रथ यात्रा भी करेंगे अगस्त में, तो ये इस बात का एक संदेश है और ये मैसेज जा रहा है जनता के बीच कि यात्राओं से लोगों में एक क्रांति आती है और लोग एक साथ जुड़ते हैं। और जिस प्रकार से लगातार एक मीडिया के द्वारा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नैरेटिव चलाया गया
कि देखिए इनके पास तो संगठन नहीं है, लेकिन मैं यकीन से ये बात कह सकती हूँ कि इन यात्राओं से लोगों का एक जो विश्वास है वो और मजबूत होगा। टीना जी, लोकसभा चुनाव में भाजपा के वाले कहते हैं 405 सीटें आएंगी, लेकिन अब बात करें विधानसभा की, अभी विधानसभा की तैयारी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 50-50 पर मार्जिन पर जो हरियाणा में सीटें आई, 5 बीजेपी की, 5 कांग्रेस की, तो आप विधानसभा को किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक नारा दिया कि 400 पार 400 पार, और ये मंसूबे इनके ये थे कि 400 पार अगर ये आते तो इस देश का संविधान बदल जाता, और संविधान को बदलने के लिए ये चाहते थे कि इस देश के अंदर 400 पार आए और हम जो पूर्ण बहुमत सरकार बनने के बाद हम भी इस देश का संविधान बदल दें। लेकिन हम जनता के इसीलिए कोटि कोटि आभारी हैं कि उन्होंने इनको समर्थन नहीं दिया। और आज आप देखेंगे कि जिस प्रकार से लगातार आपने देखा होगा सदन में जय संविधान के नारे गूंजे, तो ये सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आता है, क्योंकि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि संविधान से ये देश चले। उनका वो चाहते हैं इस देश जो है नागपुर में जो इन्होंने संविधान बनाया उससे ये देश चले। लेकिन ये जनता का एहसान मंद है हम लोग लगातार। कांग्रेस पार्टी पूरा इंडिया अलायंस, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जब संविधान की बात उठी तो लोग जो हैं उठ खड़े हुए और इनको वोट नहीं दिया। और इस प्रकार से विधानसभा के चुनाव की बात है, क्योंकि देखिए इस हरियाणा प्रदेश ने देखा है कि शांति प्रिय प्रदेश है, उसके बाद नूह में हिंसा हुई। आप ये शांति प्रिय प्रदेश है तो उसके बावजूद आप देखेंगे कि महिला पहलवानों के साथ किस प्रकार व्यवहार हुआ। अग्निवीर योजना लेकर आई है, ऐसी मूर्ख योजना जिसे हम लगातार इसको लेकर टीवी डिबेट से लेकर और सड़कों पर ही आंदोलन करते आ रहे हैं कि ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जिससे कि युवाओं का मनोबल टूटे। आज भारत जो है युवाओं का देश कहा जाता है, युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। वहीं पर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि भाई कोई अवसर मिले। आप शिक्षा का हालात देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा को इतना बदहाल कर दिया है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा, कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो आपसे सवाल पूछेगा। ये सरकार नहीं चाहती कि युवा जो है पढ़ाई लिखाई करे, और पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे कि साहब आपने तो वादे भी किए थे कि 15 लाख भी आएंगे। लेकिन ये चाहती है कि सरकार जो है कोई काम नहीं किया इन्होंने 10 साल में, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 10 साल तो अन्याय काल के रहे। जिन्हें इंडियन गठबंधन की बात कर लेते, पहले कहते थे कि 7 चुनाव लड़ेंगे सब मिलकर, अब आम आदमी पार्टी अलग हो गई है, विधानसभा चुनाव जो है 90 सीटों पर अलग से लड़ने का ऐलान किया। नहीं, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारा ये पहले से ही ये क्लियर था कि हम लोग जो है ये लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस कर रहे हैं। हम लोगों ने विधानसभा के लिए तो कभी कहा ही नहीं, तो हम इसमें जवाब क्या दें? आप बताइए, जब हमने कहा ही नहीं, हमने तो साफ था कि विधानसभा चुनाव हरियाणा जो है अपने आप में सक्षम है, अपने आप चुनाव अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, और उसी प्रकार से लोकसभा में हम लोगों का अलायंस था तो हमने वो साथ निभाया। तो और देखिए कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले सरकार में रही है। आपने देखा होगा कि इससे पहले हम जब सरकार में थे तो हमने वो सब वादे पूरे किए, वो हमने कर्ज माफी पर लेकर वो तमाम वो वादे पूरे किए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर। लेकिन आज वर्तमान में सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं कर रही है जिसके लेकर, क्योंकि देखिए विपक्ष में हम भले ही हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा कार्य किया होता तो हम जाहिर तौर पर हम उसकी तारीफ करते, पर किस बात की तारीफ करेंगे? अब ये भी समीकरण सामने आ रहा है कि समाजवादी पार्टी पीछे है, वो भी हरियाणा में अपने उम्मीदवार उतारेगी, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है? देखिए भारत में लोकतंत्र है और मुझे लगता है कि सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी पार्टी अगर चुनाव लड़ना चाहती है तो स्वागत है। और देखिए हम तो क्योंकि मैं हरियाणा से, मैं 52 विधानसभा से लोकल हूँ, मैं यहाँ की स्थानीय नागरिक हूँ और मेरा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र के लिए तैयारी कर रही हूँ। और जो भी पार्टी अगर चुनाव लड़ना चाहती है तो उसको हम लोग तो खुले दिल से स्वागत करते हैं कि क्योंकि लोकतंत्र में सभी को ये अधिकार है कि सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यात्रा चलाई जा रही है, हिसाब मांगा जा रहा है 10 साल का, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा जी अपने शासनकाल का हिसाब दे 10 साल में उन्होंने क्या काम करना है। देखिए इनको जनता ने इनको सत्ता में बैठाया, तो सिर्फ आप सत्ता की मलाई चाटने के लिए नहीं बैठे हैं साहब, आपको 10 साल में जनता को सब काम करने चाहिए। अब देखिए जब भी हम इस क्षेत्र में आते हैं, यहाँ सड़कों की हालत इस प्रकार है कि गड्ढे ज़्यादा हैं और सड़कें कम है, तो ये किसकी व्यवस्था में हो, किसके शासन में हुआ? 10 साल आपको दिए ना जनता ने, ठीक है हम सरकार में नहीं हैं, हमें जनता ने नहीं चुना, तो 10 साल तो आपको बैठाया है सत्ता में, आपको काम करके दिखाना चाहिए था। आपको अपनी जो स्थापित है कि आप जो डबल इंजन की सरकार आप बार बार कहते हैं, केंद्र में आपकी सरकार बैठी है, हरियाणा में आपकी सरकार है, तो आपको काम करना चाहिए। आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब तो आपको देना चाहिए कि क्यों 2 लाख पद खाली हैं, क्यों आपने ऐसी योजनाएं बनाई कि युवाओं को अब आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। NCRB का आप डाटा उठाकर देखिए, लगातार जो है दलितों पर शोषण हो रहा है।
आप युवाओं को रोजगार में, आप इनके खुद के डाटा हैं, ये नीति आयोग ने डाटा निकाला, अभी इनसे सदन में पूछा जाएगा सवाल कि भाई हरियाणा में लगातार जो विकास में नंबर 1 हरियाणा था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? क्यों यहाँ से जो है युवा दूसरे क्षेत्रों में, मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से मैं अभी विदेश होकर लौटी हूँ, यहाँ से छात्र जो है नौकरी तलाशने के लिए विदेशों में चक्कर काट रहे हैं। अरे आप डिग्रियाँ जला रहे हैं युवा, आपको अपने ही क्षेत्र में नौकरियां देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए बावल में? अब बताइए, बावल में भी तो इन्हीं के मंत्री साहब बैठे, इस क्षेत्र के अंदर क्यों नौकरी जो है, नौकरी युवाओं को यहाँ नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? क्यों दर दूसरे राज्यों में भटकना पड़ रहा है? आप ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आप अपने ही क्षेत्र में हैं तो आप यहीं पर नौकरियाँ उनको प्रदान करिए। गाँव से मंत्री साहब का भी दिक्कत है, डॉक्टर बनवारी लाल विधायक है, 10 साल से मंत्री भी है, 2 अलग-अलग महकमे उनके पास है। क्या लगता है कितना उन्होंने विकास करा गाँव में, कितना काम हो? देखिए, अगर विकास किया होता तो जब बारिश होती है तो विकास उनका दिख जाता है, और विकास तो आज हम लोग कहते हैं कि विकास तो इतना पगला गया है कि ये हरियाणा के अंदर ही, देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसके अंदर जो है सड़क बना रही है, बारिश के अंदर ही सड़क बना रहे हैं। तो ये इनका खोखला है, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने 10 साल में साहब ने कोई काम नहीं किया। आप बताइए, मंत्री साहब का तो लगातार भ्रष्टाचार में भी नाम था, अब भ्रष्टाचार पर लगातार ईडी सीबीआई जो है विपक्ष के यहाँ, नेताओं के यहाँ तो पहुंच रही है, इनके खुद के नेताओं के यहाँ क्यों नहीं पहुंच रही है? जब आपके भ्रष्टाचार में आपका नाम आया सामने तो क्यों नहीं आप, क्योंकि पारदर्शिता अगर आप कहते हैं कि हम तो अच्छा गुड गवर्नेंस करते हैं, तो इनके यहाँ ईडी सीबीआई जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? तो बहुत सारे गंभीर सवाल हैं और सवाल उठेंगे जब आपने अगर कोई ऐसा काम नहीं किया तो आप बताइए ना, नैतिक जिम्मेदारी है आपकी, या तो आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी समय, और या फिर आप पर आकर बताइए कि हाँ आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार में अब और लोगों के तो नाम नहीं है, आपका नाम है, तो आपको उजागर करना चाहिए। और मैं तो, क्योंकि देखिए जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी सीबीआई है, वो अब भारतीय जनता पार्टी की जेब में है, वो ठीक से काम नहीं कर रही। अगर ठीक से काम कर रही होती तो मुझे लगता है कि हरियाणा के जितने मंत्रियों के नाम हैं उनके भी नाम सामने होते और वो भी जेलों के अंदर होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो उसकी जांच करवाने की वजह में प्रमोशन दे दी, महकमा दे दी। देखिए, यही तो विडंबना है, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको अपनी पार्टियों में शामिल करती है। आप देखेंगे लगातार हेमंता, शुभेंदु, कितने ऐसे लोग हैं जो इनकी पार्टी में, यहाँ तक कि कुलदीप बिश्नोई जी का भी तो नाम था। ईडी सीबीआई पर जिन के यहाँ रेड पड़ती है, ये तुरंत भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और इनके यहाँ जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुलकर साफ हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बावल से हूँ, मैं बार बार ये गुहार भी करती हूँ जनता से कि जनता को पहचानने की ज़रूरत है, और जनता इनसे हिसाब मांगे कि साहब आपको 10 साल दिए, आपने क्यों सिर्फ आपने अपने आलिशान घर बनाए, आपने क्यों नहीं जनता का विकास किया? सिर्फ आप अपने तक सीमित मत रहिए, आप सिर्फ अपना विकास मत करिए। आप देखिए कि आपने अगर वोट दिया है तो आपने जनता का कितना काम किया है, जनता का काम करने के लिए तो वोट मिला है। आपको अगर वोट मिला है तो आप उसके लिए इतराइए मत, आप कहिए कि आपने 10 साल काम किया है तो करिए, लेकिन 10 साल अगर व्यवस्था में बैठाया है, शासन में बैठाया है, लेकिन ये सिर्फ मौज काट रहे हैं, जिसे हरियाणा में कहते हैं कि मौज काट रहे हैं। इन्होंने कोई 10 साल में काम नहीं किया, हमने कोविड के समय में भी देखा और हम लगातार अब देख रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ जो है अपने घर भरने में लगे हुए हैं, अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब सरकार में तो आने नहीं जा रहे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार में आते ही सबसे पहले जिन लोगों ने भ्रष्टाचार फैलाया है इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, इस विधानसभाओं के अंदर, एक एक को चुन कर ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने इतना भ्रष्टाचार क्यों किया। दान सिंह जी के रेट पर इसको आप किस तरह से देखते हो? देखिए, यही मैं कहना चाहती हूँ ना कि सिर्फ आप विपक्ष के यहाँ क्यों ईडी सीबीआई पहुँचा रहे हैं? अगर आप इतने ही स्वायत्तता से के साथ काम कर रहे हैं, इतनी पारदर्शिता है आपके अंदर और इतना ही बड़ा जिगरा है, तो आइए ना आप अपने जिन आपके मंत्रियों के भी नाम आ रहे हैं उन पर भी एक बार जांच बैठाइए, उनके यहाँ पे भी भेजिए ईडी सीबीआई। तो यही एक सच्चाई है, क्योंकि आपकी तो तभी सच्चाई पता चलेगी ना जब आप अपने मंत्रियों के यहाँ पे भी भेजेंगे, 1-2 को जेल भेजाएंगे कि भाई हाँ ठीक से ईडी काम कर रही है। तो ईडी तो इसी तरीके से, क्योंकि देखिए यही वो ईडी है जिसने 2 सिटिंग MP सीएम, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, उनको जेल में बिठाया चुनाव के समय। अब चुनाव के समय ये अपने नेताओं के यहाँ तो नहीं भेज रहे हैं ईडी, तो ये एक विडंबना है। इसके लिए हम यही कहेंगे कि इनको अपनी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए था। टीना जी, टिकट के लेकर लंबी लाइन लगी हुई है, कुछ कैंडिडेट बाहर से भी आए हुए, आप यहाँ से लोकल है, टीचर भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी आपके पास है, किस तरह से आप अपनी दावेदारी करेंगे टिकट को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक युवा हूँ
और मुझे लगता है कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और अगर आप मुझे एक बात मैं ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं यहाँ की स्थानीय नागरिक हूँ। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका ये हक है, आपकी ये जिम्मेदारी भी है, आपका हक भी है और ये जिम्मेदारी है। आप जिस क्षेत्र से हैं, जो आपकी जन्मभूमि है, आपकी कर्मभूमि भले ही कोई जगह हो, चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो, लेकिन आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी है आपकी कर्मभूमि। अगर मेरी कर्मभूमि बावल क्षेत्र है तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी को मैं ठीक से निभाऊं, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती है कि कोई ऐसा युवा आए जो उनकी समस्याओं को समाधान करे। वहाँ सिर्फ ये नहीं करे कि ठीक है, अगर ये समस्याएं सुन के निकल जाए, उन समस्याओं का समाधान करें, उन युवाओं के लिए चिंता करें कि आपके युवा जो है इस क्षेत्र के, वो रोजगार के लिए क्यों दर दर भटक रहे हैं, उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, 30 साल से मेरे पिताजी जो हैं इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र की सब समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं। और मुझे लगता है कि कहते हैं कि बेटियों को विरासत में मिलते हैं, बच्चों को तो सब कुछ, तो मुझे अपने पिता के बदौलत सब कुछ मिला। मैं इस बात के लिए आभारी व्यक्त करती हूँ अपने फादर साहब की, क्योंकि मेरे पिताजी जो है एक सरपंच रहे हैं। उन्होंने देखा है कि इस बावल विधानसभा में जो जो समस्याएं रही हैं और लगातार उनका प्रयास रहा है कि मुझे अभी भी याद है कि जब हम छोटे थे तो मेरे पिताजी जो है स्कूलों के अंदर लगातार, क्योंकि सामाजिक कार्य वो शुरुआत से ही, जब से हमारा जन्म हुआ है हमने देखा है उनको सामाजिक कार्य करते हुए। चाहे मुझे अभी भी याद है कि पंखे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो उस समय, तो मैंने स्कूल में थी मैं उस समय, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उनका यही कहना था कि देखिए, अपने बच्चे तो जानवर भी पाल लेते हैं, जो व्यक्ति असली इंसान वही है जो समाज की चिंता करे, जो हर एक व्यक्ति की चिंता करे जो निचले पायदान पर है। तो मैं अपने पिताजी के बदौलत मुझे इतना आत्मविश्वास मिला और मैं इतने आत्मविश्वास के साथ इस क्षेत्र में इसीलिए कार्य कर पा रही हूँ। लगातार ये प्रयास है कि मैं इस क्षेत्र के लिए काम कर पाऊँ और मुझे अगर ये मौका मिलता है तो मैं बहुत जिम्मेदारी से ये अपना जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको निभाऊंगी। एक सवाल हो, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या प्राथमिकता रहेगी बावल विधानसभा के लिए? देखिए, मुझे क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से आती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जो सबसे मेरी प्रायोरिटी रहेगी, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार करूं और दूसरा युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, क्योंकि मैंने देखा है कि जो व्यक्ति पीएचडी, क्योंकि मैंने खुद पीएचडी किया है, तो जो व्यक्ति पीएचडी किए हुए है हरियाणा में, वो क्लर्क की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी एक व्यवस्था की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डबल इंजन की सरकार में। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेकर बहुत यहाँ बेहाल है, सड़कों को लेकर और तमाम वो सुविधाएं जो हैं वो जनता तक पहुंचनी, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है जिसे मैं प्रमुखता से लेना चाहती हूँ। बाल विधानसभा में वाटर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, उसको लेकर भी मेरा प्राथमिकता रहेगी। टीना करमवीर जी का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो बावल विधानसभा उनके पिछड़ेपन को दूर करेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं पर भी काम करेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ जीबीएन न्यूज़ के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा।